आज हम डीएनए की शुरुआत एक बहुत बड़े खुलासे के साथ कर रहे हैं। हमारा यह खुलासा भ्रष्टाचारियों का फेस डिटेक्शन करने वाला है। हम आपको आज बताएंगे कि भारतीय राजनीति में मिस्टर 30% कौन है। हम आपको बताएंगे कि एयर इंडिया के नाम पर रिश्वत का पैसा उड़ाकर अपनी तिजोरियों में लैंड करवाने वाले लोग कौन हैं। पिछले कुछ दिनों से आप ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में एपी का नाम सुन रहे होंगे, लेकिन आज एयर इंडिया से जुड़े इस घोटाले में आप पीपी का नाम सुनेंगे। हमारे पास इस मामले से जुड़े सैकड़ों कागजात हैं जिन्हें हमारी टीम ने स्टडी किया है और इस जांच में जो सच हमारे सामने आया है उसे आज हम आप सबके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यह पूरा घोटाला क्या है और कौन कौन से बड़े लोग इसके किरदार हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह मामला थोड़ा टेक्निकल है। इस घोटाले की शुरुआत एयर इंडिया की एक जरूरत से हुई और इस जरूरत का नाम है बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी एक ऐसा उपकरण जिससे यात्रियों के चेहरे को स्कैन करके पहचान हो सके। हालांकि एक सच यह भी है कि यह जरूरत इसलिए पैदा की गई थी ताकि कमीशन के रूप में रिश्वत ली जा सके, क्योंकि यह बात है 2006 की जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक एयर इंडिया ने दोबारा इस उपकरण को खरीदने की कोशिश नहीं की, ना ही खरीदा गया है। इसके लिए 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया, यानी RFP, और इस टेंडर के लिए कनाडा की एक कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स सहित 20 कंपनियों ने आवेदन किया। इन 20 में से 18 कंपनियां भारतीय थी और 2 कंपनियां विदेशी थी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में पता चला कि इस टेंडर को हासिल करने के लिए क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर नाम के एक व्यक्ति के जरिए एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। नाजिर कारीगर एक NRI है और कनाडा का एक बिजनेसमैन है। एयर इंडिया के अधिकारियों से नाजिर कारीगर की मिलीभगत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास एयर इंडिया के इस टेंडर की पूरी कॉपी 28 दिसंबर 2005 को ही मौजूद थी, जबकि एयर इंडिया ने यह टेंडर 24 फरवरी 2006 को जारी किया था। यानी एयर इंडिया के टेंडर जारी करने से पहले ही नाजिर कारीगर के पास पूरी जानकारी मौजूद थी। इस दौरान टेंडर की प्रक्रिया में क्रिप्टोमेट्रिक्स को आगे रखने के लिए $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत नाजिर कारीगर के मुंबई के बैंक अकाउंट में दी गई थी। इस मामले में रिश्वत के लेन देन के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि $40 लाख यानी तकरीबन 26 करोड़ 64 लाख रुपए की रिश्वत तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल को दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जैसे जैसे यह डील आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से रिश्वत के पैसे भी पहुंचाए जाते रहेंगे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया, जिनका विश्लेषण हम आज आपके साथ करेंगे। हमारे पास इस घोटाले से जुड़े हुए सैकड़ों कागजात हैं जिन्हें हमारी पूरी टीम ने स्टडी किया है। जी न्यूज की टीम को इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम सच मिले हैं उन्हें आज हम पूरे देश के साथ शेयर करने वाले हैं। इस घोटाले में कुछ अहम किरदार हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन इन किरदारों से करवा देते हैं। इस पूरे घोटाले में जो सबसे अहम किरदार है उसका नाम है नाजिर कारीगर। नाजिर कारीगर एक NRI है और इस पूरे रिश्वत कांड का मिडिल मैन भी है। रिश्वत देने का हर रास्ता नाजिर कारीगर के बैंक अकाउंट से होकर गुजरता था। नाजिर कारीगर ने प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात करके रिश्वत पहुंचाने का दावा किया है। दूसरा किरदार है एयर इंडिया, जिसके साथ यह पूरी डील होनी थी। यह डील 10 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी करीब करीब 698 करोड़ रुपए की थी और इस डील का 30% हिस्सा नाजिर कारीगर के जरिए एयर इंडिया के बड़े अधिकारियों और पीपी यानी प्रफुल्ल पटेल को दिया जाना था। क्रिप्टोमेट्रिक्स ने बाकायदा नाजिर कारीगर के बैंक खाते में $4,50,000 अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए थे। इस पैसे का असर यह हुआ कि क्रिप्टोमेट्रिक्स को टेंडर की प्रक्रिया में चुन लिया गया। इस घोटाले का एक और अहम किरदार है क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट बेल। रॉबर्ट बेल और नाजिर कारीगर के बीच में कई ईमेल्स के जरिए संवाद हुआ था और उसी संवाद से यह पूरा खुलासा हुआ है। ये तमाम ईमेल्स भी आज हमारे पास मौजूद हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हसन गफूर एयर इंडिया के डायरेक्टर सिक्योरिटी उस वक्त थे और वो भी इस घोटाले के बहुत अहम किरदार हैं। इसके अलावा हमें एयर इंडिया के तत्कालीन CMD वासुदेवन तुलसीदास की भूमिका को भी आज देखना होगा।
जब एयर इंडिया ने यह टेंडर जारी किया था उस वक्त तुलसीदास एयर इंडिया के सीएमडी थे। इस पूरे घोटाले में कैप्टन मैस्क्रेनस का भी नाम है और उस वक्त एयर इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी मैस्क्रेनस ही थे। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम दस्तावेज हैं वो है कनाडा के ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला, यानी अदालत का फैसला। अदालत के फैसले की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑगस्टा स्कैम में भी इटली के एक अदालत के फैसले का जिक्र बार बार किया जा रहा है। ठीक उसी तरह का फैसला कनाडा की एक अदालत ने भी किया था, लेकिन इस फैसले के बारे में देश में कोई चर्चा नहीं हुई और उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी उसने इस फैसले को शायद ठीक से पढ़ा भी नहीं, और अगर पढ़ा भी होगा तो इसे दबा दिया गया। ये फैसला जो कि कनाडा की अदालत का है, ये इटली की अदालत के फैसले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसमें कहीं ज्यादा विस्फोटक बातें लिखी हुई हैं। इस फैसले में एक एनआरआई नाजिर कारीगर को एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देने का दोषी पाया गया। इस फैसले में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन यह रिश्वत प्रफुल्ल पटेल तक पहुंची या नहीं, यह बात इस फैसले में नहीं लिखी है, साफ साफ नहीं लिखी है। फैसले के मुताबिक कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी ने नाजिर कारीगर के जरिए यह रिश्वत इसलिए दी थी ताकि उसे एयर इंडिया को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। इस पूरे मामले में नाजिर कारीगर वाकई में एक बहुत बड़े कारीगर थे। कारीगर ने ही कनाडा की टेक्नोलॉजी कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स को भारत की एयर इंडिया कंपनी में बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस से जुड़ा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का वादा किया था। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि जिस समय नाजिर कारीगर ने इस कंपनी को डील ऑफर की, उस समय तक इस डील के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस समय तक यह बात भी साफ नहीं थी कि एयर इंडिया को इस तरह के फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस की जरूरत है भी या नहीं, और ना ही किसी तरह का टेंडर जारी हुआ था। पैसे का कमाल देखिए कि इस तरह की जरूरत पैदा कर दी गई और फिर टेंडर भी जारी कर दिया गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिर कारीगर कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट बेल के साथ डील कर रहे थे और रॉबर्ट बेल के ईमेल्स कनाडा की कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश किए गए। अदालत में रॉबर्ट बेल की गवाही के मुताबिक जून 2005 में नाजिर कारीगर ने रॉबर्ट बेल से संपर्क किया था। नाजिर कारीगर ने बेल से कहा कि उसकी कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर बिजनेस किया है। नाजिर कारीगर ने बताया कि एयर इंडिया में बहुत से अधिकारी उसे जानते हैं और एयर इंडिया इस समय फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की तलाश कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में एक टेंडर निकालने वाला है। इसके बाद सितंबर 2005 में नाजिर कारीगर और उनके सहयोगी मेहुल शाह ने रॉबर्ट बेल से ओटावा में मुलाकात की और वहां यह डील हुई कि एयर इंडिया से जितना भी रेवेन्यू क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी को मिलेगा उसका 30% हिस्सा नाजिर कारीगर और उसके साथियों को दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट की जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है वो क्या लिखा है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये वो अदालत का फैसला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब यह फैसला क्या कहता है वो जरा आप सुन लीजिए। इस फैसले के पेज नंबर 3 पर लिखा है, मिस्टर बेल टेस्टिफाइड दैट इन जून 2005 he was contacted by Mr. Karigar, who indicated that he was president of IPCON, a firm that had done business in India. Mr. Karigar said he had good contacts with certain Air India officials and advised that airlines was looking to acquire technology to deal with airline security issues. इसके बाद बात आती है, discussion ensued as to whether cryptometrics facial recognition technology based on a science known as biometrics could provide a solution to the airlines. और इसमें यह लिखा गया है कि कैसे दोनों के बारे में बातचीत हुई। Mr. Bell testified that on April 16, 2006, he met Mr. Barini, Mr. Karigar and Messrs. Shah and Mehta met in a hotel room in India to discuss submission to the cryptometrics bid. अब मैं आपको और आगे पढ़कर सुनाता हूं कि इसमें और क्या क्या लिखा है। यहां तक ये पूरी बात लिखी है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और आगे आगे इसमें क्या होगा। अब देखिए, इसका जो सबसे बड़ा खुलासा है जो इस कोर्ट के पेपर में लिखा हुआ है वो ये है, ऑन अप्रैल 20, 2007 मिस्टर कारीगर सेंट एन ईमेल सेइंग दैट ही हैड मेट विद पीपी। देखिए यहां पर पीपी का जिक्र है और ब्रैकेट में फिर लिखा है आगे,
PP stands for Praful Patel, the Minister of Civil Aviation. Mr. Karigar stated that he and Patel discussed the increments and that the project would be cleared right away. ऐसा दावा किया गया है। उसके बाद 2007 में मिस्टर कारीगर एंड बेरिनी मेट विद अनदर ऑफिशियल, जिसके बारे में यहां लिखा है, जिसको कि बताया गया है एनी डुबे एट द कॉन्सुलेट जनरल फॉर कनाडा इन मुंबई, यानी कॉन्सुलेट जनरल को भी इसमें साथ में रखा गया। ड्यूरिंग द मीटिंग मिस्टर कारीगर स्टेटेड दैट क्रिप्टोमेट्रिक्स हैड पेड अ ब्राइब। देखिए यहां पर आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मिस्टर कारीगर स्टेटेड दैट क्रिप्टोमेट्रिक्स हैड पेड अ ब्राइब टू प्रफुल्ल पटेल, Minister of Civil Aviation India, through an agent in order to clear the process and obtain the Air India contract. Mr. Karigar also stated that their agent confirmed the bribe money had been received by Patel. और आगे लिखा है, After PP took the money, I thought all was done and went ahead. ये उन्होंने एक ईमेल को कोट किया है जिसमें ऐसा लिखा था, I guess by now you know why Patel has the Cryptometrics project on hold. Karigar made suggestions on how to get Patel back on board with Cryptometrics and stated the following. Somebody needs to get all the separate thinking on one track and make it work. और Mr. Karigar asked Dario Berini, what have you done about the funds with PP? Have you asked and got them back? यानी एक टाइम ऐसा भी आया जब कंपनी कारीगर से ये कह रही है कि हमें अपना रिफंड चाहिए और प्रफुल्ल पटेल को जो पैसा दिया गया है वो आप वापस ले लीजिए। हालांकि इस ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया, इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो पैसा वाकई प्रफुल्ल पटेल तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। मैं आगे उसमें क्या लिखा आपको और पढ़कर बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 28 दिसंबर 2005 को रॉबर्ट बेल और क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा के पास ड्राफ्ट टेंडर की कॉपी मौजूद थी, जबकि एयर इंडिया ने तब तक ये टेंडर जारी ही नहीं किया था। एयर इंडिया ने RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 24 फरवरी 2006 को निकाला। इससे बात साफ होती है कि एयर इंडिया का पूरा तंत्र नाजिर कारीगर की मुट्ठी में था। इसके बाद 19 जनवरी 2006 को एयर इंडिया के डायरेक्टर सिक्योरिटी हसन गफूर, जो कि बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने, हसन गफूर और उनके साथी कैप्टन मैस्क्रेनस ने नाजिर कारीगर के साथ कनाडा में क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी के ऑफिस का दौरा भी किया। यानी टेंडर जारी होने से पहले ही एयर इंडिया के 2 बड़े अधिकारी क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी का दौरा कर रहे थे। इसके बाद नाजिर कारीगर के अनुरोध पर क्रिप्टोमेट्रिक्स ने भारत में क्रिप्टोमेट्रिक्स इंडिया के नाम से एक अलग कंपनी बनाई और नाजिर कारीगर को उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इस कंपनी को बनाने का मकसद था एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देना, और यह रिश्वत शेयर्स के रूप में दी जानी थी। यानी इस कंपनी के शेयर्स रिश्वत के रूप में आगे दिए जाने थे। इसके बाद 16 अप्रैल 2006 को मुंबई में एक मीटिंग हुई जिसमें रॉबर्ट बेल और नाजिर कारीगर ने यह तय किया कि एयर इंडिया के कौन कौन से अधिकारियों को कितने शेयर दिए जाने हैं। उसके पेपर्स मैं आपको पढ़ के बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं और आगे क्या हुआ। यहां एक और ऐसी जानकारी है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। 21 जून 2006 को नाजिर कारीगर ने क्रिप्टोमेट्रिक्स को ही एक ईमेल लिखा था जिसमें कहा गया कि कैप्टन मैस्क्रेनस और MMD पैसा देखना चाहते हैं और अगले ही दिन उन्हें पैसों की जरूरत है। उसी दिन $2 लाख नाजिर हुसैन के मुंबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। यहां MMD का मतलब है एयर इंडिया का मटेरियल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हालांकि फैसले में यह भी लिखा है कि रिश्वत का पैसा नाजिर कारीगर के अकाउंट से एयर इंडिया के अधिकारियों तक पहुंचा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई। 3 अगस्त 2006 तक क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी प्लान के मुताबिक शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी। इसके बाद नाजिर कारीगर ने क्रिप्टोमेट्रिक्स को एक ईमेल लिखा जिसमें उसने कहा कि CMD न्यूयॉर्क में है, यानी एयर इंडिया के CMD तुलसीदास न्यूयॉर्क में है और उन्हें $5000 का जेब खर्च चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि CMD और कैप्टन शेयर्स के लिए दबाव बना रहे हैं। यहां CMD का मतलब है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया, जो उस वक्त V तुलसीदास थे।